आज हरियाणा पंजाब का नहीं, पूरे भारत का किसान सड़कों पे है। हालांकि जो चर्चा है वो 3 कानूनों की है कि 3 जो कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं उसे रद्द किया जाए। लेकिन इसी बीच जो ये तर्ज है, ये तर्ज जो शामिल है वो 2006 में बिहार में लागू हुई थी। बिहार के अंदर मंडी व्यवस्था को ख़त्म किया गया था। लेकिन बिहार की क्या स्थिति है वो हम जानेंगे। आज हमारे साथ बिहार से किसान नेता हैं। सबसे पहले बस आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। कैसे वो स्वरूप आप देखते हो, क्योंकि 2006 में बिहार के अंदर मंडियां खत्म कर दी गई थी, परिवर्तन क्या आया था? सबसे पहले वही जानना चाहता हूं मैं आपसे। देखिए, परिवर्तन कुछ नहीं आया था। मैं आपका पंजाब हरियाणा को भी जोड़ के और बिहार को, जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। जब मंडी व्यवस्था और एमएसपी का फायदा पंजाब हरियाणा के किसान उठा रहे थे, और जब हमने बचपन संभाला तब से ये सुनते आए हैं कि पंजाब हरियाणा का खेती किसानी बड़ा बढ़िया है, वहाँ के किसान बड़े उन्नत हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, और वहाँ की सरकारें भी पहले किसानों के लिए अच्छा काम करती थी। ये मैंने सुना है, और सच्चाई तो आप लोग ही बताएंगे। तो जब ये भारत सरकार के खिलाफ जो अभी आंदोलन चल रहा है, ये 3 काले कानून की जो चर्चा है, तो बिहार का किसान इस बात पे सोचने के लिए मजबूर है कि जब जिस प्रदेश के किसान को हम लोग बहुत उन्नत मानते थे और आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत मानते थे, जब ये 3 कानून आने से ये हालात हैं कि आंदोलन की इतनी बड़ी परिस्थिति बन गई, और इतना बड़ा आंदोलन सिंधु बॉर्डर या दिल्ली के चारों तरफ जो भी राज्य हैं वहाँ पे चल रहा है, तो हम लोग तो, और पहले तो बिहार के किसान एमएसपी का मतलब ही नहीं समझता था, आज भी नहीं समझता है। वहाँ तो अवेयरनेस है नहीं, शिक्षा भी कम है और जागृति भी नहीं है ना, कोई मजबूत संगठन है वहाँ जो किसानों को इस बात को बारी बारी समझाए। और पॉलिटिकल पार्टियों का संगठन है और दूसरे मामलों पे संगठन है, लेकिन किसान के हित की रक्षा कैसे की जाए इसके लिए कोई संगठन नहीं है। तो 2006 में वहाँ मौजूदा जो अभी केंद्र में सरकार है, उसकी समर्थन वाली सरकार जब बिहार में बनी, तो पहले से जो पुरानी सरकार थी उसके खिलाफ 15 साल का राज था, तो माहौल बना, वो सामाजिक न्याय के कारण परिस्थितियां अलग बनी, तो सरकार ने इनको सत्ता दिया। उसके बाद 2006 में जब मंडी व्यवस्था खत्म किए, तो लोग को ये पता नहीं था कि मंडी व्यवस्था खत्म करने से हमारे हालात क्या होंगे, लेकिन हो गया। 14 साल हो गए। 14 साल में आज तक तो हालात में सुधार ही नहीं हुआ। फर्क क्या पड़ा वही जानना चाहता हूं। फर्क तो जीवन स्तर तो और गिरावट हो गया ना। पहले तो किसान 2006 के पहले बिहार के किसान अपने जमीन पट्टे पे लगा के मजदूरों को दे के पंजाब हरियाणा उतना काम नहीं करते थे, लेकिन अब तो आप जाइएगा, जैसे हम लोग भी खेती करते थे, हमारे गांव में जो किसान है वो अपनी खेती नहीं करता, या तो कोई रोजगार करता है या तो पंजाब हरियाणा में नौकरी करता है। ये 2006 के बाद की बात है, 2006 के पहले की नहीं। उनका परिवार चलता था ठीक ठाक से, लेकिन आज वो हालात नहीं है। आज तो है कि 1100 रुपये भी आप बेचना चाहो तो जो छोटे छोटे बिचौलिए हैं वो किस रेट में लेंगे इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप रेट ही नहीं तय कर पाओगे कि किस रेट में। किस तरह की फसलें वहाँ बिहार में होती? वहाँ धान, गेहूं, वहाँ कौन सी फसल नहीं है? कौन सी फसल नहीं है? सारे उपजाऊ जमीन है, पानी का व्यवस्था। वहाँ तो नदियाँ भगवान ने, मतलब प्रकृति ने इतना दे रखा है कि उसको व्यवस्थित करने का जरूरत है। वहाँ तो सबसे उन्नत प्रदेश हो जाएगा अगर सरकार इसके लिए काम करेगी खेती किसानी पे। आज जिस प्रकार से आप लोग यहाँ हरियाणा में, पंजाब में जो किसान हैं उसका समर्थन करने बिहार से आप आए हो, करीब करीब 10-11 दिन आपको यहाँ हो गए हैं। अब कैसे देखते हैं ये स्वरूप को? वो किसान जो आपका बिहार का किसान था, अपनी ज़मीन छोड़कर पंजाब में यहाँ मजदूरी करने आता था, अब उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा उनकी रोजी? देखिए, जो टीवी में दिखाया जा रहा था यहाँ के आंदोलन को, जब शुरुआत हुई तो हम लोग उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम लोग तो इसके लिए जागरूक हैं कि भाई आंदोलन भी होता है किसान के द्वारा। मैंने तो कभी किया ही नहीं, वहाँ के लोग किए ही नहीं। छोटे छोटे 10 जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपना कर लेते हैं सिंबॉलिक। तो आंदोलन क्या होता है इसका मतलब ही नहीं जाना। लेकिन टीवी के माध्यम से भले ही निगेटिव न्यूज़ नेशनल मीडिया दिखाए या गोदी मीडिया दिखाए, वो अलग बात है लेकिन जब कुछ चीज़ें जो आई, जो आदमी, किसी भी व्यक्ति का जो अपनी समझ है, मीडिया और ये जो पूरा माहौल देश में गोदी मीडिया के खिलाफ बना है आम लोगों में, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि झूठ प्रचार कितना देर करोगे? आप पर्दा डालते हो, सही चीज़ दिखाते नहीं हो, तो लोग समझते हैं। तो मैं जब देखा उस चीज़ को, तो हमको प्रेरणा मिला कि भाई उस आंदोलन को बहुत करीब से देखने का जरूरत है। और जब यहाँ आया तो यहाँ का स्वरूप दिखा, इतना व्यवस्थित आंदोलन, और सरकार के खिलाफ इतने कड़े लहजे, और मतलब पूरी एकदम गर्मी के साथ, जो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा आंदोलन देख के जब यहाँ आया तो क्या बोले, मैंने चरुनी जी को ले गया यहाँ से बिहार, और बोले आप एक बार चलो मेरे यहाँ, और वहाँ चल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वहाँ के किसानों को थोड़ा सा प्रेरित करो, जगाओ उनको कि भाई आंदोलन करने की जरूरत है। जब हमारा ये कानून आने से, इस कानून आने से हमारा वजूद खतरे में है।
आपके ये 3 काले कानून भारत सरकार द्वारा, उसमें भी कोरोना के समय में पहले तो अध्यादेश के माध्यम से लाया गया, जब बिहार यूपी के वर्कर जो अपने रोजी रोजगार के लिए दूसरे स्टेटों में पंजाब हरियाणा और गुजरात और पंजाब में जाते हैं कार्य करने के लिए, और उनको जब भगाया गया और जिस तरह से 1200 किलोमीटर पैदल चल के पाँव में छाले पड़ रहे हैं और कैसे साइकिल से तो किसी चीज़ से जा रहे हैं, उस हालात में बिना चर्चा किए कानून को पास करा देना। आप हमारे लिए देना चाहते हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप हमसे पूछ लो ना कि हमें ये इच्छा है कि नहीं है। इतना तो किसान है ना कि अपने हित का कैसे हमारा पूरा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जो बिहार का किसान है, इस आंदोलन के बाद कोई चेतना उनके अंदर भी आई है, वो भी अपने हकों के लिए डिमांड करने लगा है? देखिए, ये आंदोलन का बड़ा, आज तक के इतिहास में, न भारतवर्ष में न पूरे विश्व में ऐसा बड़ा आंदोलन न हुआ है, शायद कभी न होगा। ये आंदोलन मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी लोग बोलते हैं, वहाँ के हर किसान के जेहन में एमएसपी का मतलब, मंडी व्यवस्था का मतलब, आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है इसका मतलब, पूरी तरह से सोशल मीडिया इसके लिए बड़ा रोल प्ले कर रही है। नेशनल मीडिया भले ही करे ना करे, अगर सोशल मीडिया का अधिकार हमारे पास नहीं होता, मतलब वो व्यवस्था अगर नहीं होती और हम लोग जुड़े नहीं होते तो जान ही नहीं पाते। और हम तो यहाँ तब आए हैं ना कि जब हमारे यहाँ के किसान या किसान के बच्चे यहाँ के काम कर रहे हैं और जब यहाँ के आंदोलन के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ इस तरह का आंदोलन इस कारण से हो रहा है, तो वहाँ जागृति फैल रही है। लोग तो मंडियां खत्म होने के बाद बिहार में किस तरह की रूपरेखा रही? बीज लेने के लिए कैसे, बेचने के लिए क्या प्रबंध हैं, प्राइवेट जो एक गैप आ गया, वो सारी चीजें क्या है, वो जानना चाहता हूं मैं। बीज का तो कोई रेट ही नहीं है। जो कीटनाशक दुकानदार हैं या जो सरकार के द्वारा वो किसी विभाग उसको लाइसेंस देती है बेचने के लिए, लेकिन न कोई ऑडिट है उसका, न कितना बेच रहा है, न उसके टैक्स कितना ले रहा है, वो किस माल को कितना बेच रहा है, कोई एमआरपी भी नहीं है। एमआरपी प्रिंटेड ज़्यादा है, उसके बाद भी कम ले रहा है करके कि भाई हम आपको दे रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन वो उसका कोई रेट तय नहीं, जो रेट बोल दिया वही रेट है उसका। लेकिन आप अपने सामान का रेट तय कर रहे हो और हमारा सामान का क्या रेट है आप ही तय करोगे, दोनों चीज़ आप करोगे। आप अपने सामान बीज का रेट तय कर रहे हो, दवा का रेट तय कर रहे हो, लेकिन हमारे फसल का भी रेट तू ही तय करोगे। ये तो व्यवस्था है। लगता है कि जो 3 कानून है वो जो 2006 में मंडी खत्म करने का जो प्रावधान बिहार में किया गया था, सेम चीजें हैं वो उसी की कड़ी में ये हाँ भाई, ये तो जो हालात बिहार के हैं ना, आपको दर दर भटकना पड़ेगा। फिर माल कहाँ बेचेंगे, किसके पास बेचेंगे, किस रेट में बेचेंगे, कौन खरीदार होगा, कंप्लेन कहाँ करेंगे, सुनवाई कौन करेगा, सजा किसको मिलेगी, कोई तय नहीं है। ये अगर कानून पास हुआ कुछ नहीं होगा। आप किस लेवल पर जाएंगे, किस लेवल पर जाएंगे आप? वहाँ तो सुनवाई भी नहीं है। अब तो हमें तो ये कहना है कि जब हम एमएसपी पे, हमारा नाम है वन नेशन वन मार्केट वन रेट, अब बना दो, और अगर उससे कम रेट में कोई खरीदारी करता है तो सजा का व्यवस्था, आर्थिक दंड की व्यवस्था करो। और पहला कि जो संबंधित पदाधिकारी है उसके यहाँ पहला कंप्लेंट दर्ज हो, अगर उस कंप्लेंट पे सुनवाई ना हो तो जिस तरह से और मामले में एफआईआर दर्ज होता है थाने में, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कानून बने, तब तो होगा कराई से पालन, नहीं तो कोई फिर जो मन होगा वो करेगा। लेकिन 2006 के बाद क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो किसान संगठन थे वो कमजोर थे बिहार के अंदर, कि वो किसानों की आवाज़ उठा नहीं सके, लेकिन आज फिर जो तमाम किसान हैं पूरे देश के उठ चुके हैं और अपने हक मांगने लगे हैं? देखिए, 1967 में हमें जो जानकारी है और मैंने पढ़ा भी है और अपने घर के लोगों से, अपने पापा से, दादाजी से, 1967 में वहाँ अकाल आई थी और खाने के लिए तो अनाज भी नहीं थे, पहनने को कपड़े भी नहीं थे। आज भले बोले हम 10 लाख का सूट पहन के घूमे, वो अलग बात है, और रोज कपड़े बदलें वो अलग बात है। अब जूते भी नहीं थे। अगर लोग कहते हैं, हमारे यहाँ कहते थे कि अगर प्लास्टिक नहीं होती तो यहाँ के लोगों को एक पैर में चप्पल नहीं होता वो। लेकिन जब वो हालात थे तो 67 में जब अकाल पड़ी तो उस समय की सरकार ने, आज तो मशीनरी है हमारे पास, उस समय मशीनरी नहीं थी, फिर भी खुदाई करके पई आहर का निर्माण हुआ। ट्यूबवेल 1975 में, अभी एक मैंने रिकॉर्ड देखा था, मैंने बोला 1975 में ये ट्यूबवेल गए थे, वो ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। उस समय वहाँ बिजली थी, पटवन होती थी उससे, चाहे जितना भी हो, पाइपलाइन सीमेंटेड बिछा हुआ था। लेकिन उसके बाद की सरकारों ने तो समाप्त ही कर दिया सब कुछ, ट्यूबवेल बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए। अब नहीं, अगर ट्यूबवेल को स्टार्ट करना चाहती है उसमें भी जैसे तैसे, वो भी अभी नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र में तो बिहार में काम ही नहीं हुआ किसी अति में नहीं। तो अब लगता है कि ये कानून वापस होने चाहिए एकदम पूरी तरह से। अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो पूरा देश का किसान, जिस तरह से आज़ादी के पहले व्यवसायियों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था व्यवसाय के जरिए, उसी तरह से भारत सरकार ने, जो हमारा सरकार पे उंगली उठाना, भाई हमारी सरकार है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप उद्योगपतियों के खिलौने हो गए हो, जिस तरह से उस समय की सरकार ने हुई जब राजतंत्र था। और ये तो लोकतंत्र है भाई,
जब राजतंत्र था तो उसको हटाने का अधिकार हमारे पास नहीं था। तो कितना बड़ा आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, कितने लोग शहीद हुए। आज तो हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, इसकी हैसियत नहीं है कि आप 5 साल के बाद फिर बन पाओगे। अगर ये समय, अगर भारत की जनता अगर इस सरकार को नहीं गिराती है तो आने वाला कई पीढ़ी तक आपको फिर वही हालात झेलने होंगे जो पहले आपको मिले थे। इसको फिर से वापस करना होगा, तब ये हम और इस हक के लिए, चाहे सरकारी जिसकी हो, पहले मैं किसान हूँ, कोई पार्टी कुछ भी हो, पहले किसान के हितों की रक्षा के लिए। और हमने जो इतिहास पढ़ा है, फ्रांस का हरित क्रांति हो या रूस का जो भी हो, अगर किसान उठा, और किसान कब उठता है, जब उसके आखिरी कील, वजूद पर आखिरी कील ठोकी जाती है तब उठता है। और जब किसान उठता है तो बड़े से बड़ा, मजबूत से मजबूत सरकार धराशायी होती है और फिर भविष्य में कभी वो उठ नहीं पाती। मैं इस बात का भरोसा रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिहार से किसान नेता थे जिन्होंने बिहार के हालात के बारे में हमें बताया। आपको भी निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। जुड़े रहो मेरे साथ। सिंगू बार्डर से मैं कमल बधावन, भारत 9।